नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट की परीक्षा में बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है, लेकिन इतना कम समय भी नहीं है कि आप अच्छे से तैयारी ना कर सकें। तो इसीलिए कम से कम समय में सारे विषयों को कैसे आप कवर करें, सही तरीके से तैयारी कैसे करें जिससे कि आपके परीक्षा में पूरे अंक आ सकें, वही हम आज आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी में आपके ठीक है ना 30 मार्क्स का पेपर होता है। जैसे 15 मार्क्स आपके कॉम्प्रिहेंशन के, 15 मार्क्स आपके पेडागोजी के, तो दोनों को मिलाकर जो 30 मार्क्स होते हैं, ये 30 मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं। एक एक मार्क्स आपको कहाँ से कहाँ लेकर जा सकता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ सबसे पहले जो बच्चों के माइंड में क्वेरी होती है वो क्या होती है, मैम पेपर 1 की तैयारी करवा रहे हैं या पेपर 2 की तैयारी करवा रहे हैं। जहां तक हिंदी पेडागोजी की बात है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। थोड़ा बहुत अगर मुझे लगता है कठिनाई का सर मतलब उसमें चेंज हो तो हो, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो जहां तक हिंदी पेडागोजी की बात है, पेपर 1 और पेपर 2 की कंफ्यूजन अपने दिमाग से निकाल दीजिए। प्रश्न वैसे ही आने हैं, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के प्रश्न आ जाएंगे। और देखा गया है, इस बार देखा गया है ये कि जैसे जो पेपर 1 में क्वेश्चन थे, उन्हीं का थोड़ा सा हायर वर्जन जो है वो पेपर 2 में दे दिया गया। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो अपने माइंड से कन्फ्यूजन निकाल दीजिए। अगली चीज़ फिर आती है बात भाषा 1 और भाषा 2 की। कुछ बच्चे हिंदी को भाषा 1 के रूप में चुनते हैं, कुछ बच्चे हिंदी को भाषा 2 के रूप में चुनते हैं। अंतर कहाँ पर आता है, वो आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन में। भाषा 1 में आपको एक आता है पोयम और एक आता है पैसेज, ये आप सभी जानते हैं। परंतु भाषा 2 में आपको दोनों के दोनों पैसेज ही आते हैं। तो अंतर कहाँ पर आएगा, अंतर बस इतना आएगा कि जब आप भाषा 1 के रूप में चुन रहे हैं तो पोयम आती है, और पोयम में आपको कुछ कुछ विषय जैसे अलंकार और आपका काव्य रस, वो वाले विषय थोड़े से ज़्यादा समझने पड़ते हैं, क्योंकि पैसेज में अलंकार के प्रश्न ऐसे इतने नहीं आते। तो बस इतना सा अंतर है और आपका कोई अंतर नहीं है। फिर अगली चीज़ क्या आती है, अब दोनों चीज़ों पर फोकस करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पर भी और आपका पेडागोजी पर भी। सबसे पहले आता है कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि अपठित गद्यांश या पद्यांश। जिन बच्चों की रीडिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है ये तो, ठीक है ना, कि आप पहले पैसेज पढ़ लेते हैं फिर आंसर देते हैं। परंतु अगर आप वाकई में ही सही तरीके से उत्तर देना चाहते हैं तो मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ। सबसे पहले ना सारे के सारे प्रश्न जो है वो पढ़ लीजिए। और प्रश्न पढ़ने का मतलब ये नहीं है पूरे विकल्पों के साथ, ऊपर ऊपर से बस प्रश्न देख लीजिए, भाई पूछा क्या क्या गया है कॉम्प्रिहेंशन के आधार पर। और जानते हैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, कभी कभी पैसेज मतलब स्टार्टिंग में कुछ और तरीके से होता है, एंडिंग में ना ये पता चलता है कि उसका जो निष्कर्ष है वो कुछ और निकल रहा था। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप प्रश्न पढ़ते हैं ना तो आपको आधा आइडिया पैसेज का वहीं से लग जाता है। और मैं ये आपको सच बता रही हूँ। दूसरी चीज़, फिर जब आप प्रश्न पढ़ते हैं ना तो कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आप बिना पैसेज पढ़े भी सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए क्यों अपना समय व्यर्थ करना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ सबसे पहले प्रश्नों को पढ़िए। जो प्रश्न ठीक है ना बिना पैसेज पढ़े सॉल्व हो सकते हैं उन्हें सबसे पहले कीजिए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, सही निर्देशों को आपको पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है, व्याकरण का कोई प्रश्न है, ठीक है ना, जैसे पर्यायवाची का हो गया, समास का हो गया, लेकिन वो आपका पैसेज पर आधारित है या पोयम पर। तो आपको याद होगा कि पेपर में आपको निर्देश दिया गया होता है। निर्देश में क्या होता है कि इतने से लेकर इतने वाले जो प्रश्न है वो गद्यांश या पद्यांश पर आधारित है। कृपया करके इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। कुछ व्याकरण के प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आपके पैसेज पर आधारित हैं, तो फिर आपको पैसेज के संदर्भ में आंसर देना है। जैसे पर्यायवाची विलोम, अब कर शब्द का मतलब टेक्स्ट भी होता है, कर का मतलब हाथ भी होता है, लेकिन पैसेज में उसका क्या अर्थ है, कर का मतलब सूंड भी होता है, हाथी की सूंड। तो आप इमेजिन करिए कि जब तक आप सही संदर्भ नहीं पहचानेंगे आप सही उत्तर कैसे दे पाएंगे। तो इसीलिए आपका सबसे पहला काम क्या होगा कि निर्देश को पढ़ना कि कौन से प्रश्न जो हैं वो पैसेज पर आधारित हैं और कौन से प्रश्न इंडिपेंडेंट है जिनका आप अपने ज्ञान के आधार पर उत्तर दे सकते हैं, वो महत्वपूर्ण चीज़ है। फिर लास्ट चीज़ क्या आती है, मुख्य शब्दों की पहचान। अब जब आप प्रश्न पढ़ रहे होते हैं ना तो इतना बड़ा पैसेज है, कितनी बार आप बार बार पैसेज पढ़ेंगे। तो बेटर यह है क्वेश्चन आपने पढ़ा, वहां से आपको कोई कीवर्ड मिला, जैसे कि बच्चों की कौन सी आयु खेलने कूदने के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है, तो सही उम्र, जैसे एक उम्र या जैसे आयु, आपको कीवर्ड मिल गया। फटाफट से ऊपर ऊपर से आप देख सकते हैं कि वो शब्द कहाँ पर है और उसके ऊपर की या नीचे की 2 पंक्तियों में आपको सही उत्तर मिल जाएगा, यकीन मानिए। और बहुत बार तो ये भी देखा गया है कि जो लास्ट के क्वेश्चन है उसका आंसर सबसे पहली पंक्ति में मिलता है और जो ये पहला प्रश्न है उसका आंसर सबसे लास्ट वाली पंक्ति में मिलता है। तो इसीलिए जो प्रश्न पढ़ने हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है।
जितनी जल्दी आप ये सॉल्व करेंगे उतना ही आपका समय बचेगा और उतना ही समय आप बाकी विषयों को भी दे सकते हैं। अगली चीज, अब आते हैं व्याकरण के प्रश्नों पर। व्याकरण के प्रश्नों में आपको क्या चीज ध्यान में देनी है कि एक तो प्रश्न जो है वो गद्यांश पर आधारित है या अलग है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। गद्यांश पर आधारित है तो उस आधार पर उत्तर दीजिए, अलग है तो जल्दी से दे ही दीजिए, वो तो वेरी गुड है। फिर सही संदर्भ में सही उत्तर की पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको देती हूं, शब्द है कुशासन। अब जो कुशासन शब्द है ना, यहां पर आपका कु उपसर्ग है कि यानी कि बुरा शासन, और समास कौन सा आएगा आपका यहां पर कर्मधारय कि बुरा शासन कुशासन। लेकिन जब आप यहां पर संधि की बात करते हैं तो संधि में यहां पर आपका दीर्घ संधि आएगी कुश जमा आसन। अब यानी एक ही शब्द को दो दो संदर्भों में समझा जा सकता है कि एक तो है बुरा शासन और एक है कुश का आसन। तो इस चीज को बहुत ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं। फिर अगर आपने भाषा एक को चूज किया है, मतलब हिंदी को भाषा एक के रूप में चूज किया है, तो जैसा कि आपको पता है कि कविता आएगी तो वहां पे अलंकार और काव्यरस महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। बाकी आपके व्याकरण के विषय कौन कौन से महत्वपूर्ण है, जैसे कि उपसर्ग, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द युग्म। फिर आपको एक प्रश्न इस बार भी आया था, हर बार आता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। सिर्फ एक प्रश्न या दो प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि भाई रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है। उसी प्रकार प्रत्यय पहचानने के लिए कि कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है, संज्ञा सर्वनाम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और फिर यह भी प्रश्न देखा गया है वाक्य के प्रकार कि गद्यांश में से कोई भी वाक्य उठाकर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किस प्रकार का वाक्य है, सरल है, संयुक्त है, मिश्र है। तो इन विषयों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अगली चीज आती है आपकी, और जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, हिंदी पैडागॉजी। क्योंकि व्याकरण या कॉम्प्रिहेंशन तो चलिए आप फिर भी थोड़ा लाइटली ले सकते हैं एक बार को, लेकिन हिंदी पैडागॉजी को आप सस्ते में नहीं ले सकते, बहुत प्रयास करना पड़ेगा आपको। उसका रीजन क्या है, आजकल प्रश्नों का जो तरीका है ना वो बहुत बदल गया है। पहले क्या होता था कि आपको साधारण सा प्रश्न आया, आपने उत्तर दिया, काम खत्म। परंतु आजकल बहुत ही वैरायटीज आ रही हैं प्रश्नों की, जैसे कि एक तो होता है विषय से सीधे प्रश्न, हमेशा से चलते आ रहे हैं, ठीक है ना, कि भाई ये बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ये किसने थ्योरी दी थी, तो सभी को पता भाई चॉम्स्की ने दी थी ये। तो विषय से बिल्कुल सीधा प्रश्न पूछा गया। अगला है स्थिति आधारित प्रश्न कि आपकी कक्षा में कोई बच्चा ऐसा कर रहा है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। उसके लिए आपके पास एक सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये मैं सीडीपी वगैरह के लिए नहीं कह रही, हिंदी भाषा के लिए कह रही हूँ, हिंदी पैडागॉजी के लिए। यहाँ पर क्या है कि आपको क्या करना है, स्वयं को कोई भी मतलब एज अ टीचर या एज अ स्टूडेंट मानकर देखिए, सही उत्तर बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, यकीन मानिए। फिर आपके पास अगला प्रश्न क्या आता है, रिक्त स्थान वाले प्रश्न। आजकल 2-3 सालों से ये बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। और उसमें क्या होता है कि कभी कभी प्रश्न आपको ना थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, मतलब कुछ ऐसे ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं जो आपने बिल्कुल डायरेक्टली नहीं पढ़े। तो उसके लिए तो मेन बात यही है कि जो भी विषय पढ़ें उसके तथ्य को समझने का प्रयास करें, रट्टा कोई नहीं मारना है आपको। फिर लास्ट में आता है आपका कथन और तर्क या कारण। ये तो इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हद ही हो गई थी, मतलब सबसे ज़्यादा प्रश्न इसके आए कि आपको एक कथन दिया गया है और फिर उस पर आधारित तर्क या उसका कारण दिया गया और फिर आपसे पूछा गया कि दोनों कथन सही हैं या गलत है, ठीक है ना। फिर अगर कथन सही है तो तर्क सही है या नहीं, कारण सही है या नहीं, या गलत है। तो ये वाले प्रश्न तो बहुत ज़्यादा आए थे। अब स्टूडेंट पूछते हैं मैम इसकी तैयारी कहाँ से करें। इसकी तैयारी के लिए आपको कहीं अलग नहीं जाना है, जो विषय आपको दिया गया है उसी को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि भाई तर्क ये सही है या नहीं है, कारण सही है या नहीं है। तो इसके लिए केवल और केवल एक चीज़ है, अभ्यास। अब अगली चीज़, ये जो यहाँ पर थे ना स्थिति आधारित प्रश्न, या इनमें से कोई भी प्रश्न हो, आपको कुछ कुछ की पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान देना है, उससे आप गलत ऑप्शंस एलिमिनेट करके सही उत्तर तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे कि सकारात्मकता, जब भी आप कोई ऑप्शन चूज करें तो वो थोड़ा सा जैसे सकारात्मक रूप से होना चाहिए। आपकी कक्षा में किसी बच्चे ने कोई गलती की, तो जैसे कि ऑप्शन में आता है कि तुरंत उस गलती को सुधारिए। अगर आप तुरंत उस गलती को सुधारेंगे, अर्थात उस बच्चे को, ठीक है ना, वहीं पर क्या कहते हैं कि रोक देंगे, उससे क्या होगा, बच्चे का जो मनोबल है वो गिर जाएगा, आत्मविश्वास टूट जाएगा, उसको लगेगा कि अरे मैंने ये वाला प्रश्न किया वो गलत हो गया। तो
वो चीज़ नहीं, हाँ गलती बताना आवश्यक है, जब तक गलती नहीं बताएंगे तब तक सुधार नहीं हो पाएगा, परंतु सही समय पर सही तरीके से बताइए। ये मत कहिए तुमने ये काम गलत किया है, आप ये कहिए कि हाँ बिल्कुल सही, अब इसमें ये भी चीज़ ऐड कर दो, ये तो और ज़्यादा प्रभावी उत्तर हो जाएगा। तो एक तरीका होता है सकारात्मक, आपको जो वातावरण है कक्षा में वो सकारात्मक बनाना है। दूसरी चीज़ वो होती है आपकी समावेशन। समावेशन का मतलब क्या होता है कि आपको कक्षा में मतलब ऐसा रवैया अपनाना है जिससे ऐसा ना लगे कि किसी बच्चे को स्पेशल बिहेवियर दे रहे हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जैसे कि अगर आपकी कक्षा में जैसे कोई बच्चा है जिसे सुनने में थोड़ी दिक्कत है, तो इसका मतलब क्या ये है कि आप चीख चीख के बोलने लग जाएंगे? बिल्कुल नहीं। कि आप जोर से बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं, या संकेतों का कुछ ज़्यादा ही प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं। आप उसके लिए कोई अच्छा श्रव्य माध्यम का जो श्रव्य माध्यम है वो उपलब्ध करवा दीजिए, और थोड़े बहुत संकेतों का भी प्रयोग कीजिए, क्योंकि मेन बात यह है कि आपको हर प्रकार के बच्चे को साथ में पढ़ाना है। सभी बच्चे अलग परिवेश से आते हैं, अलग वातावरण से आते हैं, जो उनकी जो मातृभाषा है वो अलग अलग है। तो इस प्रकार, और सबकी जो शारीरिक क्षमता है, बौद्धिक क्षमता है, बिल्कुल अलग है। अब जैसे कि एक बच्चा नालायक है, एक बच्चा बहुत होशियार है, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाओ कि इंटेलिजेंट बच्चा बोर ही हो जाए, पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए, और इतना जल्दी भी मत पढ़ाओ कि जो बहुत ही कमज़ोर बच्चा है वो समझ ही ना पाए कुछ। तो क्या होता है कि जैसे कि आप बीच में मतलब सही तरीके से पढ़ाकर जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा कार्य दे दो, जिससे कि ऐसा लगे कि भाई हाँ ये हमारी बुद्धि का प्रयोग हो रहा है, हमारी इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है, तो वो बच्चा भी निराश ना हो और सारे बच्चों को सही तरीके से पढ़ाई भी करने का मौका मिल जाए। तो ऐसा व्यवहार आपको कक्षा में दिखाना होगा। फिर तीसरी चीज होती है जो सबसे महत्वपूर्ण है, कक्षा का स्तर। परीक्षा में आपने देखा होगा बहुत बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि कक्षा 2 के छात्र को ये हो रहा है और शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर कक्षा 2 के लिए आपका भिन्न उत्तर होगा, कक्षा 8 के लिए आपका भिन्न उत्तर होगा, क्योंकि दोनों प्रकार के जो मतलब स्तर हैं, दोनों स्तर, वहाँ पर बच्चों का जो व्यवहार होता है, बच्चों का जो बौद्धिक स्तर होता है वो बिल्कुल भिन्न होता है। छोटी कक्षा में बच्चे किसी और तरीके से सीखते हैं, बड़ी कक्षा में बच्चे किसी और तरीके से सीखते हैं। अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग हो सकता है अलग अलग स्तरों पर। तो ये प्रश्न में अगर आपको कक्षा का स्तर दिया गया है उसको सबसे अच्छे से आप कंसिडर करेंगे सही विकल्प का चयन करते हुए। अगली चीज आती है आपकी कि सभी के लिए, ठीक है ना, एक के लिए सभी को हानि ना हो। जैसा कि मैंने आपको समावेशन में बताया कि हर प्रकार के बच्चे को आप पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना कि एक बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के चक्कर में, ठीक है ना, आप बाकी बच्चों का नुकसान कर दें। हाँ, ये आवश्यक है कि जैसे बच्चे ने कोई क्वेरी पूछी है, एक बच्चे ने खड़े होके उसका आंसर दीजिए, सभी को उससे लाभ होगा। परंतु अगर वो कोई बच्चा बार बार किसी चीज़ को कुछ ज़्यादा ही विस्तार से समझना चाह रहा है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई ये चीज़ हम अलग से कर लेंगे, पहले विषय को आगे बढ़ाते हैं कि बाकी सबकी हानि ना हो। फिर अगला आता है आपका भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर। ये तो मुझे लगता है कि आपने प्रश्नों में देख ही लिया होगा कि जब भी आपको प्रश्नों में विकल्प दिया जाता है, ठीक है ना, कि बच्चे की भाषा क्षमता का विकास कैसे किया जाए, तो उसका एक जो सबसे उपयुक्त उत्तर हमेशा होता है, जो हर जगह फिट बैठता है, रामबाण, वो होता है जहां पर भी बच्चों को भाषा प्रयोग के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल रहे हैं, काफी हद तक आपका वही उत्तर सही होता है। और एक अंतिम चीज, आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास। अगर बच्चे ने कोई गलती की है तो याद रखिए कि जो गलती है वो सीखने का एक स्टेप है, सीखने का चरण है। तो गलती में बच्चे को पॉइंट आउट मत करिए गलत तरीके से, बच्चे को सीखने के तरीके से ना समझा दीजिए बस कि ये चीज़ ऐसे। जैसे कि बच्चे ने कुछ गलत उच्चारण किया, बच्चे को पॉइंट आउट मत करिए कि आपने गलत उच्चारण किया है। अब जैसे उसने थोड़ा सा गलत बोला, आप सही बोलिए उसी बात को, ठीक है ना, तो क्या होगा, बच्चे को खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने गलती की। तो पॉइंट आउट करते हैं तो उसको लगता है कि थोड़ा सा मतलब कभी कभी आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। तो आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है कि बच्चे पढ़ाई में उनकी जो रुचि है वो समाप्त हो जाए, बच्चे पढ़ने के लिए तैयार ना हो पाए, ठीक है ना, और बच्चों में भय या संकोच आ जाए, वैसा वातावरण आपको बिल्कुल नहीं बनाना। क्योंकि जैसे कि बताया गया है कि शिक्षक का कार्य एक सहयोजक का है, एक सहारा देने वाले का है, एक सपोर्ट देने वाले का है, ठीक है ना, कोई ऐसा डिक्टेटर निर्देशक का नहीं है कि बिल्कुल यही करो, ऐसा कुछ नहीं। फिर लास्ट में एक चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, ये सारी चीजें तो आपने समझ ली, लास्ट में है महत्वपूर्ण विषय। महत्वपूर्ण विषय आप सभी जानते हैं कौन कौन से, भाषा अर्जन और अधिगम, 1 या 2 प्रश्न आते ही आते हैं। भाषा कौशल कम से कम 3 प्रश्न आते ही आते हैं, फिर वो चाहे किसी भी प्रकार से हो, रिक्त स्थान के आधार पर या कथन और तर्क के आधार पर, कोई भी प्रश्न हो। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण,
कि बच्चा कमज़ोर है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे करना है सॉल्व, ये वहाँ पर आता है। इसके भी प्रश्न आते ही आते हैं। आकलन और मूल्यांकन तो सबसे ही महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षण सूत्र और विधियाँ कि आपका आगमन विधि, निगमन विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, व्यास शैली, कविता पढ़ाने के लिए कौन सी शैली उपयुक्त है, वो सारी चीज़ें। फिर भाषा मनोवैज्ञानिक कि चॉम्स्की के क्या क्या नियम थे, वाइगॉत्स्की के क्या क्या नियम थे, ठीक है ना, उनके विचार क्या थे, फिर पियाजे के क्या क्या विचार थे, ये भी आपको पढ़ना होगा। और लास्ट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये तो कोई बच्चा मिस नहीं करेगा, इस पर तो हर बार प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सभी चीज़ों को अगर आप ध्यान देते हुए प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो यकीन मानिए बहुत कम समय में पूरे के पूरे अंक आप ले सकते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आपको 100 अंक चाहिए तो 200 की तैयारी करनी पड़ेगी। और इसीलिए अगर आपको पेपर में 30 मार्क्स लाने हैं, ठीक है ना, तो ये मानकर चलिए कि हर चीज़ को आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। और समय प्रबंधन तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि तैयारी सभी करके आ रहे हैं। वहाँ पे मेन क्या होता है कि आप कितने नर्वस हो रहे हैं और कितना समय ले रहे हैं प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए, सीटेट में बहुत अच्छे अंक आपके आ सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ, लेकिन डेली हमारा दोपहर को 3 बजे सेशन होता है हिंदी का, जिसे बिल्कुल भी मिस मत करिए, वो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।